नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर चमोली से है। चमोली में रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश के चलते कई जगहों पर आफत भी पैदा हो रही है। ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन जारी है। गांव के ऊपर हो रहा भूस्खलन लोगों के घरों को बर्बाद कर चुका है और 60 से अधिक परिवार प्रभावित हो चुके हैं। तो वहीं गांव के लोगों में अभी भी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन राहत बचाव कार्य में हो रही देरी लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। चमोली के ज्योतिर्मठ नगर के कई गांव में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। रात को हुई भारी बारिश के बाद पानी के साथ मलबा खेतों में आ गया, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। चमोली में बारिश ने कई जगह पर कहर बरपाया है। यहाँ इन्होंने जो सड़क चौड़ी हो रही वहाँ उन्होंने बंद कर रखा था इसकी बार, और एकदम से पानी खोला, ना बताया ना कुछ, और हमारे यहाँ पूरा नुकसान कर दिया। हमको भी मारने की खतरा है यहाँ, और वो बोल रहे कि आपको जहाँ जाना जाओ, बल हम कुछ नहीं करते बल। और हमारी खड़ी फसल का भी नुकसान कर दिया है और खेतों का पूर्ण तौर से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें कुछ बोने के लायक ही नहीं बचा है खेत। और यहाँ जब मलबा आया तो यहाँ किसी भी आदमी की जान भी जा सकती थी। चमोली में मलारी नेशनल हाईवे 3 दिन से बंद है। लाता के पास भारी भूस्खलन हुआ था। पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए थे। इसके बाद से सड़क पूरी तरह से बंद है। हालांकि प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुककर पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क को खोलने में काफी दिक्कत हो रही है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल इस वक्त चमोली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नितिन, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है और प्रशासन किस तरीके से लोगों को वहां पर जागरूक कर रहा है? जी, अगर मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो आज तीसरा दिन है। लाता के पास अभी भी नहीं खुल पाया है और बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक या रात तक मार्ग खुल सकता है। लेकिन यहाँ पे अब बीआरओ की भी लापरवाही सामने आ रही है और जो प्राइवेट कंपनी वहाँ पे काम कर रही है सड़क कटिंग का, वो उसकी लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है, क्योंकि काम जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि नीति घाटी का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहीं से सेना के वाहन भी सीमावर्ती इलाकों में पहुंचते हैं। 1 दर्जन से अधिक जो गांव के लोग हैं वो लगातार ज्योतिर्मठ बाजार की तरफ आते हैं, तो उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि 3 दिन हो चुके हैं, अगर घाटी में कोई बीमार हुआ तो उसको किस तरीके से लाया जाएगा, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि वहाँ पे जिस गति से मार्ग खोलने का काम होना चाहिए था उस तरीके का नहीं हो पा रहा है और अभी भी बताया जा रहा है कि काफी समय सड़क से मलबा हटाने में लग सकता है। जी बिल्कुल, पहाड़ से भारी मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। तो मलारी नेशनल हाईवे 3 दिन से बंद है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड वहां पर हो रहा है। लाता के पास भारी भूस्खलन हुआ था। बागेश्वर की पिंडार घाटी का संपर्क दुनिया से कट गया है। शनिवार को कर्मी सड़क पर गासी के पास भारी भूस्खलन हुआ, जिसके बाद से सड़क बंद है और कई यात्री भी वहां फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया और जंगल के रास्ते लोगों को निकाला गया। वहीं गासी के पास अभी भी पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क को खोलने के काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कपकोट पिंडारी मार्ग गासी के पास पिछले 24 घंटे से पूरी तरह से बाधित है। एसडीआरएफ ने फंसे लोगों का वहां पर रेस्क्यू किया है। सड़क बंद होने से कई लोग वहां पर फंस गए थे। तो 24 घंटे से बंद है कपकोट कर्मी सड़क। कल वहां पर भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद एसडीआरएफ को वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते लगभग 36 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। ज्यादातर सड़कें मलबा आने और भू धसाव के चलते बंद पड़ी हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर विभागों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के चलते
सड़कें बार बार बंद हो रही हैं और लगातार उनको खोलने का काम जारी है। चारधाम रूट पर बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश से पहले चारधाम यात्रा रूट पर 35 डेंजर लैंडस्लाइडिंग जोन थे और करीब 80 एक्सीडेंट प्रभावित क्षेत्र थे, लेकिन अब बरसात के बाद लैंडस्लाइडिंग जोन बढ़कर 60 हो गए हैं और एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र 120 हो गए हैं, जहां से सफर करना खतरों से भरा हुआ है। वहीं डायरेक्टर ट्रैफिक अरुण मोहन जोशी का कहना है कि बरसात के बाद यात्रा एक बार फिर तेज गति पकड़ती है। ऐसे में सभी जिलों से नए लैंडस्लाइड जोन की रिपोर्ट मांगी गई है ताकि प्लानिंग के तहत काम किया जा सके। सारे इशू जो चाहे लैंडस्लाइड वाले हैं या किसी और कारण से जहाँ पर इनकन्वीनियंस हो रहा है, जहाँ पर मैं बीच में जैसे गया था गंगोत्री मित्र भी गया था, तो मैंने महसूस किया कि जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार कुछ जगहों पर हॉल्टिंग देना जो है मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आगे रोड संकरे हैं कई जगह पर जहाँ पर 2 वे रूट चलना बड़ा मुश्किल है, तो आप कहीं केवल यात्रियों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है। गंगा की तेज धार में बीते कुछ घंटों में 2 हादसे हो गए हैं। कल शाम अपने परिवार के साथ आए चंडीगढ़ के अभिमन्यु सिंह गंगा की तेज धारा में बह गए और आज सुबह हरियाणा के गुड़गांव ऋषिकेश घूमने आया एक पर्यटक आज सुबह मुनि की रेती के दयानंद घाट से गंगा की तेज धारा में बह गया। सूचना पर एसडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल डूबे हुए व्यक्ति का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। डूबने वाले पर्यटक की पहचान श्रीनिवासन गोपालन है, जो गुड़गांव हरियाणा से अपने 4 दोस्तों के साथ घूमने ऋषिकेश आया था और सभी दयानंद आश्रम में ठहरे हुए थे। गौरतलब है कि कल शाम चंडीगढ़ से अपने परिवार के साथ आया पर्यटक गीता भवन घाट पर डूबा था, जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर तलाश कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुड़गांव का रहने वाला है पर्यटक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऋषिकेश की, किस तरीके से मुनि की रेती के दयानंद घाट का ये पूरा मामला है। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 40 कारतूस के साथ पकड़े जाने की घटना से भारतीय जनता पार्टी असहज है। पार्टी ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी में न अपराध को संरक्षण दिया जाएगा और न अपराधी को। घटना के बाद पार्टी अध्यक्ष ने भी प्रमोद नैनवाल से बातचीत की। नैनवाल को कहा गया है कि ऐसे प्रकरण से पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, जो ठीक नहीं है। कि मेरी वार्ता प्रमोद नैनवाल से हुई थी, और क्योंकि ये सच है कि भाई अपने परिवार पर मर्यादाएं बनाए रखना ही उनका भी कर्तव्य बनता है। दोस्त का ज्यादा प्रश्न है तो विधायक का एक पक्ष होता है और परिवार के दूसरे व्यक्ति का दूसरा पक्ष होता है। अच्छा हो, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे और सच सबके सम्मुख आए, लेकिन किसी को भी भारत के संविधान के तहत भारत के अंदर अपराध की श्रेणी में आने वाले किसी भी कदम को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी सुंदर वार्ता भी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको साक्ष्य जो है वो साक्ष्य रखने चाहिए कि आखिर 40 कारतूस अगर नेपाल जाते हुए पकड़े गए तो वो कहां से थे, किस बात के लिए, किस आधार पर लिए गए थे, उसकी जानकारी वो देंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच नई खबर है। सितंबर में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, यह तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व के 2 राज्यों के चुनाव में बिजी होने और 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू होने को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। राज्य में निकाय चुनाव और केदारनाथ उप विधानसभा का उपचुनाव भी प्रस्तावित है, जो अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में पार्टी नहीं चाहेगी कि चुनाव के अलावा वो कहीं और अपना ध्यान फोकस करे। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि सभी लेवल पर बातचीत हो चुकी है, जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा। यदि ऐसा हुआ तो अक्टूबर में नवरात्र के आसपास बीजेपी कैबिनेट एक्सटेंशन कर सकती है।
देखिए वो मुख्यमंत्री जी के विवेक पर डिपेंड है। बातचीत हो चुकी है, बहुत जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव करीब करीब एक साथ होंगे। बीजेपी दोनों मोर्चों पर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर की पिटाई से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। देखिए रिपोर्ट। 10 नवंबर के बाद बीजेपी को 2 बड़े मोर्चों पर चुनाव लड़ना है। एक केदारनाथ, जहां अभी से 5 मंत्री लाए गए हैं, तो दूसरा निकायों में, जहां 25 दिसंबर से पहले चुनाव करवाने का दावा सरकार हाईकोर्ट में कर चुकी है। एक तरफ अयोध्या और बद्रीनाथ की हार के बाद बीजेपी को किसी भी सूरत में केदारनाथ जीतना है, क्योंकि यहां पार्टी की साख दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने से ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। वहीं गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को छोड़कर 99 छोटे बड़े शहरों में चुनाव होने हैं, जहां निगम पालिका और पंचायत में बीजेपी का होल्ड रहा है। लेकिन 6 साल बाद भी फिर वापसी अपने आप में चुनौती है। बीजेपी को यकीन है कि दोनों मोर्चों पर जीत मिलेगी, तो कांग्रेस बीजेपी को हार और बद्रीनाथ मंगलौर की पिटाई याद दिला रहा है। बहुत जल्द अपने प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव कराने वाले हैं, बहुत जल्द कराएंगे। निकाय जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से परचम पहले लहराया था, उसी प्रकार का परचम इन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लहराएगा। भगवान करे कि तब तक चुनाव करवाने की इनको हिम्मत आ जाए, क्योंकि भाजपा घबराई हुई है, डरी हुई है। बद्रीनाथ जी और मंगलौर में जो पिटाई हुई है जनता के हाथों, उससे भाजपा घबराई हुई है। मोर्चे डबल हैं, तो चुनौती डबल है। बीजेपी को निकाय हो या केदारनाथ, दोनों चुनाव जीतकर अपनी साख बचानी है, क्योंकि बद्रीनाथ की हार के बाद बीजेपी किसी हार को झेलने की पोजीशन में नहीं है। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। केदारनाथ में कांग्रेस के प्रभारी क्या बीजेपी के 5 मंत्रियों पर भारी पड़ेंगे? ये सवाल खुद बद्रीनाथ विधायक के दावे से उठा है, जिन्होंने दौरे के बाद केदारनाथ में बीजेपी की जमानत जब्त होने का दावा किया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने अभी घोषणा तो नहीं की, लेकिन खबर है कि बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला को पार्टी केदारनाथ में प्रभारी बनाएगी। केदारनाथ से दौरा करके लौटे लखपत बुटोला की माने तो बीजेपी के 5 मंत्री भारी नहीं पड़ने वाले। दावे के पीछे की वजह लखपत बुटोला बद्रीनाथ का अनुभव बताते हैं, जहां सतपाल महाराज को छोड़कर 6 मंत्री दिन रात लगे रहे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ऐसे में केदारनाथ में बीजेपी के 5 मंत्रियों को बद्रीनाथ के विधायक ही चुनौती दे रहे हैं। बद्रीनाथ के अंदर भी लगाए थे, केवल सतपाल महाराज जी को छोड़ दे तो बाकी सारे प्रभारी थे, और रात दिन बद्रीनाथ के अंदर भी लगे थे। लोकतंत्र में जनता की बड़ी ताकत होती है, और मैं आज कह रहा हूं कि जो इन्होंने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, विशेषकर केदारनाथ के अंदर जो हमारा सनातन संस्कृति का जो सबसे पुराना देवता का केदारखंड की जो भूमि भगवान शंकर का निवास स्थान है, उसको ये दिल्ली जो शिफ्ट करने का ड्रामा कर रहे थे, उसका जवाब वहाँ की जनता देगी। भाजपा वहाँ पे जमानत नहीं बचाएगी, क्योंकि मुझे लगता है पार्टी मुझे वहाँ पे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, और मैं वहाँ पे होके भी आया हूँ, लोगों के बीच होके आया हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप बिल्कुल जनता की बात कर रहा हूँ। केदारनाथ सीट जीतने के लिए बीजेपी ने 5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल शामिल है। पर बद्रीनाथ में प्रचार कर चुके धन सिंह रावत को बद्रीनाथ विधायक के दावे पर यकीन नहीं है। देखिए, बद्रीनाथ की परिस्थितियां अलग थी और केदारनाथ के अलग है। मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और हम वहां का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से चुनाव जीतेंगे। सरकार ने जो काम किए हैं, लोग उनका मैंडेट देना चाहते हैं। बद्रीनाथ की परिस्थितियां हम सबको पता है, लेकिन केदारनाथ में हम अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। केदारनाथ में झोंकने के लिए कांग्रेस के पास गिने चुने नेता है, तो बीजेपी के पास मंत्रियों से लेकर प्रभारियों की फौज है। पर बद्रीनाथ में बीजेपी की मंत्रियों को मात दे चुके गढ़वाल में कांग्रेस के अकेले विधायक अभी से केदारनाथ में चुनौती दे रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
स्वागत है। ब्रेक के बाद देहरादून में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने रानीखेत विधायक के भाई सतीश नैनवाल के 40 कारतूस के साथ पकड़े जाने की घटना को मुद्दा बनाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। हाल में ही विधायक का भाई जिंदा कारतूस लेके घूम रहा है, छापा पड़ जा रहा है, सरकार पे कोई जवाब नहीं है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसलिए हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। चारधाम यात्रा ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ ली है और कल 10,000 श्रद्धालु चारधाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। वहीं अभी तक 33,78,000 श्रद्धालुओं ने चारधाम में दर्शन किया। वहीं उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में यात्रा और रफ्तार पकड़ेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दूसरे फेज में चारधाम यात्रा जोर पकड़ने लगी है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा में निकल रहे हैं। 2 धाम बद्री केदार की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है। हर वर्ग का यात्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए निकल रहा है। धामों में भी रौनक बढ़नी शुरू हो गई है। जो मेरा नाम है और केदारनाथ बद्रीनाथ हम जा रहे हैं जी। जी जी 2 धाम जा रहे हैं। हाँ जी वो केदार बद्रीनाथ को जा रहे हैं। कितने लोग आए हैं टोटल? हम 18 आए हैं। 18 लोग आए। हाँ। कुंभ मेलों में आकर्षण का केंद्र रहने वाले शाही स्नान का अब नाम बदला जा सकता है। साधु संतों के एक हिस्से को शाही और पेशवाई जैसे शब्दों से आपत्ति है। अखाड़ा परिषद इसके लिए बैठक कर नए शब्दों पर चर्चा करने की बात कह रहा है। प्रयागराज महाकुंभ से पहले इस पर फैसला लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी को शाही सवारी की जगह राजसी सवारी कहे जाने के बाद अब कुंभ मेलों के शाही स्नान को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। साधु संतों का कहना है कि शाही मुगल कालीन और उर्दू का शब्द है जो गुलामी का प्रतीक लगता है। इसीलिए सनातन के सबसे बड़े मेलों में शाही की जगह राजसी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पेशवाई को भी शोभा यात्रा कहा जाना चाहिए। इसीलिए हमने अब ये निर्णय लिया है। अभी हमारी जो अखाड़ा परिषद की बैठक होगी प्रयागराज में होगी, सभी अखाड़े इकट्ठे हो जाएंगे और शाही स्नान इसको शाही हटाया जाएगा और वहाँ पे कुछ अच्छा सा, जैसे हमारी देववाणी है, संस्कृत हमारी है, हमारी हिंदी है, मातृभाषा हमारी है, उसमें इसको नाम दिया जाएगा। ये हमारा विचार है। सन्यासी से लेकर बैरागी संप्रदाय के संत इस बात पर एकमत हैं कि शाही स्नान और पेशवाई जैसे शब्द बदले जाने चाहिए। आजाद भारत से पहले उर्दू के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इनको बदलने का समय आ गया है। साधु संतों के निर्णय लेने के बाद सरकार को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। जो बहुत सारे समय से जैसे यहाँ चलता है ना, तो पहले वो उर्दू, भारत आज़ाद होने पहले से वो उर्दू यहाँ प्रचलित थी और उर्दू का है। तो बहुत सारे में अब जैसे कोई प्रबंधक है तो प्रबंधक होना चाहिए किसी मंदिर का कला, लेकिन उसे जेरे इंतजाम बोलते हैं। तो ये मतलब सरकार को और हम लोगों को सोचना चाहिए। अगले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि अखाड़ा परिषद की अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के गजड़ा क्षेत्र के उडरी गांव में जाख देवता के मेले का भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस मेले में पहुंचे और देवता का आशीर्वाद लिया। दरअसल फसल काटने से पहले ग्रामीण हर साल इस मेले का आयोजन करते हैं और जाख देवता से फसल काटने का समय मांगा जाता है। वहीं इस दौरान इस मेले में हजारों की संख्या में लोग अपना दुख दर्द भगवान जाख देवता के सामने रखते हैं। देवता की बहुत बड़ी कृपा है समस्त उडरी क्षेत्र पर और समस्त गाजना क्षेत्र पर, और यहाँ पर लगभग जो है आज लगभग 1000 से ऊपर होंगे। 1000 से लगभग यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे भगवान जाग जगन्नाथ के चरणों में। भगवान के प्रति अपना भाव रखते हुए भगवान जाग जगन्नाथ को अपनी तरफ से भेंट चढ़ाती है। श्रीफल
एवं अपनी भेंट को अर्पित करती है और भगवान जागन्नाथ का जो है आशीर्वाद लेती है। चमोली के सिमली में कल सिद्धपीठ राजराजेश्वरी चंडिका अपने गर्भगृह से बाहर आईं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त इस शुभ अवसर के साक्षी बने। अब मां की डोली 10 महीने पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेगी और लोग मां के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। 14 साल बाद मां चंडिका अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गर्भगृह से बाहर आई। मां चंडिका देवी 2009 के बाद 2024 में यात्रा के लिए बाहर प्रस्थान करेगी। आज मां भगवती अपने गर्भगृह से बाहर यात्रा के लिए बाहर स्थान पर आएगी। 4 दिन भगवती मां भगवती यहाँ पे विराजमान रहेगी। जाने माने संत दिवंगत पायलट बाबा का उत्तराधिकारी उनकी महिला शिष्यों को बनाया गया है, जिसके बाद साधु संतों के बीच महिलाओं की स्थिति को लेकर एक नया पहलू उजागर हुआ है। आखिर क्या कारण है कि बहुत कम महिला संत ही अखाड़े और मठों के शीर्ष पदों पर पहुंच पाती हैं? आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की धमक लगातार बढ़ रही है। सरकार भी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के लिए राह सुगम बना रही है। हालांकि साधु संतों के बीच महिलाओं की संख्या का अनुपात बेहद कम नजर आता है। संतों के अखाड़े हों या धार्मिक संस्थाएं, बहुत कम जगह पर महिलाएं शीर्ष पदों पर बैठी हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में महिलाओं के महामंडलेश्वर और दूसरे पदों पर आसीन होने के आंकड़े बढ़े हैं। अखाड़े के दिग्गज संत महिला संतों को समान मौका देने की बात कहते हैं। हमारे यहाँ महिला मंडलेश्वर को ही पद दिया जाता है, बड़ा पद उन्हीं को दिया जाता है और सबसे पहले श्रेष्ठ स्थान उसी को दिया जाता है। और हमारे आज से नहीं, मतलब आप ये मान के चलो 1950 में हमारे जो महिला पद यहाँ दिया गया है। महिला साध्वियाँ खुद भी मानती हैं कि अखाड़े और मठों में महिलाओं की संख्या पुरुष साधक की तुलना में कम है। हालांकि इसकी वजह कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, बल्कि अखाड़े में आचार्य और दूसरे पदों पर आसीन होने के लिए योग्यता और पात्रता भी जरूरी है। संतों के अखाड़े धर्म की रक्षा और युद्ध के लिए बने थे, इसीलिए उस समय पर जो महिलाएं साध्वियां होती थी उन्हें पीछे रखा जाता था। इस समय सन्यासी अखाड़ों में 2 सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े की बात करें तो जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वरों की संख्या 100 से ज्यादा है, जिसमें करीब 40 महिला महामंडलेश्वर हैं। वहीं करीब 100 महामंडलेश्वरों वाले निरंजनी अखाड़े में लगभग 30 ही महिला महामंडलेश्वर बनी हैं। अध्यात्म जगत में भी बहुत विदुषियाँ हैं और वैदिक काल से ही विदुषियाँ रही हैं। अपाला, गार्गी, मैत्री जैसी जिन्होंने शास्त्रार्थ में निपुणता प्राप्त की है, अपना स्थान प्राप्त किया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं को उचित स्थान नहीं दिया जाता है। प्राचीन समय में भी अपाला, गार्गी और मैत्री जैसे विदुषी साध्वियों ने अपने वैदिक ज्ञान के दम पर संत जगत में प्रतिष्ठा पाई। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।